जरूरत पड़ रही है। बेसिकली फंड हमें जो है इन सभी पार्टिकल को इसलिए पढ़ना पड़ रहा है ताकि कि कभी भी अगर हमें कोई चीज बनाना हो तो हम बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। कब? जब आपको पता हो कि कोई भी चीज का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है। जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझाने का मैं प्रयास करता हूं कि जैसे मान लो कि आपको बॉडी, जैसे मान लो कि मुझे क्या करना है कि अपने ही जैसे बॉडी को एक और बॉडी बनाना है। ये कब बनेगा? जब आप उनके छोटी से छोटी बात जानते होंगे। अब कहोगे सर ठीक है, हमारी बॉडी तो ठीक है, हम सेल्स या उससे भी छोटे छोटे चीजों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन एटम का छोटा छोटा पढ़ने से हमें क्या फायदा? एक्चुअली आप देखोगे कि एटम कैसे बंधे हुए हैं, किस कारण से एक एटम जो है दूसरे एटम को अपने और जो है अट्रैक्ट करके रखता है। आखिर ऐसा नेचर ने क्या बनाया है? खुद कभी सोचना कि ऐसा नेचर ने क्या बना दिया है कि जो खुद ही जो सोचे कि वो ऑटोमेटिक ही नेचर में जो हमेशा पाया जाता है। हम लोग आजकल ऐसा बनाते हैं तो क्या होता है, कुछ समय बाद जो है हट जाता है, लेकिन नेचर ने ऐसा कैसे बनाया है कि जिस कारण से ये पूरा का पूरा आज भी जो है बना हुआ है। इसी कारण से हम लोग को क्या करना पड़ता है, फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में पढ़ना पड़ता है। अच्छा कहोगे सर हम ठीक है मान लिए फंडामेंटल पार्टिकल पढ़ लिए, तो हमारा एप्लीकेशन क्या? हम जान गए कि ठीक है इसके अंदर ये फोर्सेस है। एक्चुअली आप अगर इन सभी फंडामेंटल का प्रॉपर यूज कर लोगे तो आप एक बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हो, बहुत मजबूत चीजें। जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझाने का मैं प्रयास करता हूं कि एटम किस टाइप से अरेंज करें कि सामने वाला का जब गोली चलाए तो हमारा जैकेट उसको झेल सके। ये कब पता लगेगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। इसी कारण से हम लोग जो है ये यूनिट को जो है पढ़ते हैं। ठीक है, मास ऑफ, या मास लिख देता हूं ब्रैकेट में इन केजी, और दूसरा यहां पे लिखते हैं चार्ज। और तीसरा लिखते हैं डिस्कवर्ड। और यहां पे रिलेटिव मास लिखते हैं। आपको मैं याद भी कराऊंगा, चिंता मत कीजिए। पहला लेते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। अच्छा यहाँ पे 28 में ग्राम में आ जाएगा। 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 जो है ग्राम आ जाएगा। ठीक है, और इसका चार्ज कितना हो जाता है इलेक्ट्रॉन का? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम हो जाएगा। इसका जो डिस्कवर्ड किया था किसने किया था? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जे थॉमसन। मेरी आवाज क्लियर नहीं जा रही है? आ रही है सर। सब क्लियर है। एक बार आप लैप करके जुड़ जाओ। ओके, अब ये जो डिस्कवर्ड किया था तो आप लोगों को मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूं पहले कि कैसे याद रखिएगा। द गोपी चंद के नाम से याद रख लीजिएगा। ठीक है, किसके नाम से याद रखेंगे? द गोपी चंद। अब देखो यहां से TH से क्या हो जाता है? थॉमसन, जिसको हम लोग कहते हैं जे थॉमसन। और E से क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन। और G से यहां पे क्या हो जाता है? गोल्ड स्टीन। एंड P से क्या हो जाता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन हो जाता है। CH से क्या हो जाता है? चैडविक। एंड N से क्या हो जाता है? न्यूट्रॉन। आपको इस बात को याद रखना, वैसे आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। हाँ, अगर जब कभी कोई टीचर आपसे ऐसे ऑरली पूछ ले तो पूछ सकता है, लेकिन अब आपके नीट के एग्जाम में इससे रिलेटेड चांसेस बहुत ही कम है, ना के बराबर ही पूछा जाएगा। एक ही बार पूछा गया, हाँ छोटे मोटे स्टेट वाले एग्जाम जो है कभी कभार जो है पूछ लेते हैं, लेकिन
अब जो यहां से आपको कभी नहीं पूछा जाएगा नीट के एग्जाम में, तो ये कंफर्म है, लेकिन फिर भी आप नॉलेज के पॉइंट व्यू से याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको याद रखना है द गोपीचंद, यानी कि जो है टी एस से थॉमसन, ई से इलेक्ट्रॉन, जी से गोल्डस्टीन, पी से प्रोटॉन, सी एस से चैडविक, एन से न्यूट्रॉन, यानी कि इन सभी साइंटिस्ट ने क्या किया था, खोज किया था। ओके, अब हम बात करते हैं डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन। मैं रिलेटिव मास अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। दूसरा डिस्कवर्ड किया था प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो डिस्कवर्ड किया था वो किसने किया था, सॉरी, मास कितना हो जाता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, और ग्राम में कितना हो जाएगा 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसका चार्ज कितना हो जाएगा +1.6 इंटू 10⁻+19 होगा क्या? यस सर। जी, इसका माइनस ही होता है, बस खाली यहाँ वाला माइनस यहाँ पे नहीं होता है, ये भी माइनस होता है। अगर जब प्लस में हो गए, इतना ज्यादा प्लस हो जाएगा ना, 10⁻+19 बहुत ज्यादा है, यानी कि इतना ज्यादा रिपेल करने लगेगा, और जब पॉजिटिव दिखेगा तो यानी कि 10 किलोमीटर से करीब करीब जो रिपेल करना शुरू हो जाएगा। इस कारण से नेगेटिव में होता है, यानी कि बहुत बहुत कम होता है। ओके, अब यहाँ पे जो इसको खोज किसने किया था बताइए? गोल्डस्टीन। 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 कई जगह ना प्रोटॉन का डिस्कवर्ड आपको रदरफोर्ड दिख जाएगा, तो रदरफोर्ड ने नहीं किया था, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का यूज किया, डिस्कवर किया था। आप इस बात को याद रखिएगा। लास्ट वन हम लोग बताते हैं। अब हमारे पास मान लेते हैं क्या है, यहाँ पे न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन का मुझे बताइए मास कितना हो जाता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27। बस थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन एग्जाम ने एक बार पूछ लिया था कि सबसे ज्यादा मास किसका होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का, और एक ऑप्शन भी दिया हुआ था न्यूट्रॉन का सबसे ज्यादा होता है प्रोटॉन से, मतलब अरेंज करने के लिए दिया था। दूसरा दे दिया था न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास जो है इक्वल हो जाता है। मास कभी भी इक्वल नहीं होता है, हाँ अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग बराबर होता है, लेकिन अगर कंपैरिजन की बात करेंगे तो मास ऑफ न्यूट्रॉन किसका होता है सबसे ज्यादा, यानी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है ज्यादा होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन। थोड़ा सा अंतर है, 1.672 है, यहाँ पे 1.674 है। इसको अगर जब ग्राम में कर दूं तो कितना हो जाएगा 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, और इसका चार्ज बताइए कितना होगा 1.6 10⁻19 कितना होगा, नो चार्ज, यानी कि न्यूट्रल होता है। इसी कारण से यहाँ पे जो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से लिख देते हैं। और इसको जो खोज किया था किसने किया था, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, अब देखो जेई मेंस ने पूछा था कि इसका रिलेटिव मास प्रोटॉन के टर्म में, अगर जब मैं बात करूं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की मास तो 1 ले लेते हैं, और अगर जब मैं बात करूं उसका प्रोटॉन का तो करीब करीब 1837 होता है, और इसको अप्रॉक्स में हम लोग कितना ले लेते हैं 1840 ले लेते हैं, या 0.005 लिख सकते हो, 0005। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक प्रोटॉन में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 18 सेट जो है, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसको ऐसा लिख भी देता हूं, अब आप लोग मेरे ख्याल से थोड़ा समझ गए होंगे। इसका मतलब है 1 प्रोटॉन का जो मास होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1814 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। आपको शायद न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं बताया गया होगा, तो मैं न्यूट्रॉन का डिस्कवरी आप लोगों को समझाता हूं कि कैसे इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी हुआ। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हुआ यूं
कि जब इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवर्ड कर दिया था, तो मास जब मेजर किया गया, उन्होंने क्या करा कि एक तराजू लिया और इस तराजू पे उस समय के अनुसार से प्रोटॉन एंड जो है न्यूट्रॉन का डिस्कवर हुआ। उन्होंने एक साइड क्या रखा, हीलियम रखा और एक साइड हाइड्रोजन रखा। तो उन्होंने सोचा कि हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन हीलियम के मास के बराबर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसा नहीं हुआ तो यानी कि इसका देखा गया कि जो मास है वो हीलियम का जो है नीचे की ओर झुक गया। ऐसा हो जाता है। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे मास ज्यादा होगा। अब साइंटिस्ट लोग परेशान हो गए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर कोई ना कोई एक और पार्टिकल होगा जिस कारण से इसका जो है मास क्या हो जा रहा था, नीचे हो रहा था। तो जेम्स चैडविक ने क्या किया, यहाँ पे अल्फा सोर्स का एक पार्टिकल ले लिया। ठीक है, और यहां पे बेरिलियम का एक सीट ले लिया। और यहां पे पैराफिन वैक्स ले लिया। समझाते क्यों इनका यूज किया जाता है। और लास्ट में हम लोगों ने क्या ले लिया, आयनाइजेबल चैम्बर ले लिया। ओके, यहां पे हमने क्या रखा, रेडियो एक्टिव या जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा सोर्स पार्टिकल। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा, अल्फा सोर्स क्या होता है, अल्फा क्या होता है। तो आपको याद रखना है, अल्फा जो होता है वो He++ को कहते हैं। एग्जामिनर पूछ देगा अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं, He+, He या He++ को। यस सर। किसे कहते हैं बताइए, He को या He++ को, He++ को। अगर इसको ऐसा भी लिखा रहे तो डरना नहीं, He2+ लिखा रहेगा। ओके, चलिए, ये क्या है, बेरिलियम सीट है, क्योंकि पूछा गया है इसलिए मैंने बताया। ये क्या है, बेरिलियम सीट है। और ये क्या है, पैराफिन वैक्स है। और ये क्या है, आयनाइजेबल चैम्बर है। अब देखिए हुआ यूं, यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हमने रखा, पोलेनियम को रखते हैं बेसिकली, लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हमने यहाँ पे रखा। जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा तो यहां से क्या निकला, अल्फा पार्टिकल निकला। और जैसे ही अल्फा पार्टिकल निकला वो बेरिलियम सीट पे टकराएगा। अब कहोगे सर बेरिलियम सीट ही क्यों लिया, तो मैं कहूंगा कि इसको ना थिन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दूसरा बच्चा बोलेगा सर सबसे अच्छा तो गोल्ड है, तो आप गोल्ड लीजिए। मैंने कहा हाँ यार तुम तो सही कह रहे हो, सबसे अच्छा गोल्ड सिल्वर है। तो हमने कहा उनको कि देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि बेरिलियम का जो मास होता है, आप सभी को बताया था कितना होता है, 9 होता है। और हीलियम का जो मास होता है वो कितना होता है, 4 होता है। ओके सर, इसका क्या लॉजिक है, मैं समझाता हूं कि अगर मैं यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का इस बेरिलियम सीट पे बम्बार्ड कराऊं तो क्या होगा कि इसको तोड़ते हुए चले जाएगा। मैंने कहा हाँ, तो आप लोग भी कहोगे सर हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहूं कि इसके बीच मैंने बहुत, जैसे सपोज कीजिए कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक एयर है, एयर में बॉल फेंकूंगा, पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, Yes sir. लेकिन मैं कहूँ दीवार पे मैं बॉल को मारूं तो क्या वो पास होगा, No sir. नहीं। No तो sir. यहाँ पे भी एक इसका जो मोमेंटम था वो ज्यादा था, इसको चीरते हुए, जैसे बॉल एयर को चीरते हुए पार चले गया, उसी तरीके से ये पार्टिकल क्या हो गया, चीरते हुए यहाँ से पास हो गया।
लेकिन अगर मैं गोल्ड का यूज करता तो उसका मास 167 के आसपास होता है, तो जिस कारण से वो क्या होता, बहुत हैवी हो जाता, तो इसका कुछ भी नहीं टिकरा पाता। अब जैसे मान लो कि मैं ट्रक के सामने जाके धक्का भी दूं या टकरा जाऊं तो ट्रक को क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? और ट्रक ने जरा सा मुझे छू दिया तो बस मैं ही छुआ जाऊंगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या करा कि हल्का लिया ताकि कि क्या कर सके, बराबरी कर सके। अगर जब मैं रोकना चाहूं तो साइकिल को रोक सकता हूँ, ट्रक को नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमने क्या करा, बेरिलियम का सीख लिया, इससे टकराया, यहाँ से पार्टिकल गया। अब जैसे गया तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि भाई देखा कि इसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रिक नेचर कैसा है। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल का यूज किया, और जब मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव किया तो ये देखा कोई डिविएशन नहीं आ रहा है। मैंने कहा अरे यार इसमें डेविएशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पार्टिकल कैसा होगा, न्यूट्रल पार्टिकल होगा। फिर मैंने क्या करा, जो है इस यानी कि पैराफिन वैक्स से जो है पास कराया। कहोगे सर पैराफिन वैक्स क्यों लिया, यानी कि पैराफिन वैक्स मोम को कहते हैं जो घर में मोमबत्ती जलाते हैं। कहोगे सर इसका क्यों लिया, ताकि कि ये इससे आसानी से पास हो सके या इसके अंदर एम्बेडेड हो जाए, ताकि कि हम बाद में मास को मेजर कर सके। फिर हमने यहाँ पे देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव लाया, तो यहाँ पे देखा कि इस पे चार्ज कैसा आ गया था, पॉजिटिव चार्ज आ गया था, तो ये नेगेटिव की और जो है थोड़ा सा डेविएट हो रहा था। अब कहोगे सर पैराफिन वैक्स से पास होने पे इस पे चार्ज कैसे आ गया, तो यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण चार्ज जो है आ गया, जिस कारण से यहाँ पे चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आयनाइजेबल चैम्बर पे टकराया और हमने इसका मोमेंटम शुरू में और इनिशियल में मेजर किया, और इस प्रकार से हमने इस पार्टिकल को हमने क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन दे दिया। और ये सारी चीजें किसने की थी, यानी कि जो है जेम्स चैडविक ने की थी। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इस पार्टिकल न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया, न्यूट्रॉन दे दिया। ओके, मेरे ख्याल से आज तक आप लोगों ने थोड़ी बातें चीजें सीख ली होंगी। अब हम बात करते हैं उस समय, जिस समय थॉमसन ने मॉडल दिया था, उस समय इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली थी और प्रोटॉन की। अब सबको लग रहा था कि जब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी कर लिए थे, आखिर कैसे, कहां इलेक्ट्रॉन होगा, कहां पॉजिटिव होगा। सबके मन में आ रहा होगा कि सर ठीक है डिस्कवरी कर लिया, आप सही कह रहे हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया, आखिर वो एटम कहां होंगे, न्यूक्लियस में होंगे, बाहर घूम रहे होंगे, कि किस प्रकार से होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे, अगर जो नहीं सोच रहे थे तो अब तो सोच रहे होंगे कि हाँ सर सही कह रहे हैं कि आखिर प्रोटॉन, आज आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते हैं। लेकिन जिस समय पहली बार थॉमसन ने दिया था उस समय तुमको कुछ भी नहीं पता था, तो इन्होंने प्रिडिक्शन किया, यानी कि हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस इन्होंने क्या कहा, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि अपने मतलब जो बुद्धि का यूज करके एक थीसिस लिखना, यानी कि सारी चीजें जो है काल्पनिक होना। यानी कि उसमें लोग काल्पनिक भी कहते थे तो मैक्सिमम चीजें सही कहते थे। ऐसा नहीं है कि आज के समय जो है कुछ भी कह रहे हैं। ठीक है, कि हम लोग जो है एलियन से बात कर रहे हैं फोन पर से, कोई कहेगा तो मानेगा। लेकिन उस समय की ऐसा जो है चीजें नहीं कहते थे, जो भी चीजें जो है कहते थे। हाँ आजकल लोग जो है, कई लोग जो है कई तरह की बातें कहते हैं, इसीलिए मैं ऐसा बता। तो वो लोग, अब जो थॉमसन साहब थे उन्होंने क्या कहा कि एक बेसिकली मैं कहूं तो उन्होंने जो है प्लम फ्लोडिंग मॉडल या रेजिन मॉडल या वाटरमेलन दिया। उन्होंने कहा कि जैसे तरबूज होता है ना, वैसे ही हमारा एटम होता है। क्योंकि सर तरबूज के जैसा हमारा एटम, ये थॉमसन ने दिया था। इनकी बातें मैक्सिमम गलत थी। अब कहोगे सर जब इनकी बातें मैक्सिमम गलत थे हमें क्यों पढ़ा रहे हो। अगर ये व्यक्ति नहीं होता तो हम लोग सोच नहीं पाते कि किस प्रकार से एटम जो है अरेंज है। इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इन्होंने फर्स्ट मॉडल दिया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, और इन्होंने कहा कि मान लीजिए मेरे पास एक तरबूज है, मैं तरबूज बना देता हूं आप लोगों के लिए। ये आप लोगों को तरबूज दिख रहा होगा, अभी हम बात करेंगे, चिंता मत कीजिए। और इन्होंने रेड पार्ट को क्या कह दिया, पॉजिटिव चार्ज कह दिया। ठीक है, ये रेड पार्ट है,
बिल्कुल एकदम लाल है, मीठा वाला है तरबूज। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या करा है इन्होंने, मेरे पास ब्लैक सीड नहीं है तो मैं इसी सीड को दिखा देता हूँ, कलर नहीं है, आप समझ जाना, ये सीड है। इन्होंने कहा कि जो रेड पार्ट है ना वो क्या ले लिया, यानी कि प्रोटॉन ले लिया। उनको कहा कि ये प्रोटॉन है, और जो सीड है, ब्लैक सीड में पहले लिख देता हूं, इसको इन्होंने क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉन कह दिया। कहा क्या इन्होंने, बात तीन ही बातें कही। वो तीन बातें क्या थी, एक बात कही कि जो रेड पार्ट होगा वो कैसा होगा, प्रोटॉन होगा। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि जो ब्लैक सीड होंगे यानी कि सीड इम्बेडेड होंगे, और वो कैसा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन होगा, और इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एंड चार्ज जो है ओवरऑल न्यूट्रल होगा। लोगों ने कहा अरे यार कितनी अच्छी बात कह दी, उस समय के अनुसार से बहुत अच्छी बात कही थी, कि सही कह रहा है कि यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बीच में कहीं कहीं फंसा होगा प्रोटॉन के बीच में या मास के बीच में, और जो चार्ज होगा वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और मास भी क्या होगा, यूनिफॉर्मली हो जाएगा। इनकी सिर्फ एक बात सही है आज के अनुसार से, वो क्या है कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बस। और इनकी कोई बात सही नहीं हुई। लेकिन इन्होंने पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये सारी बातें रखी कही, इसीलिए इनका जो है सोच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्हीं की कमी को रदरफोर्ड ने दूर किया, फिर रदरफोर्ड की कमी को बोर्स ने दूर किया। इस प्रकार से हमारी जो थ्योरी आगे बढ़ती चली जाएगी। मैंने एक चार्ट दिखाया था, ठीक है, अच्छा आप लोगों को नहीं दिखाया था, तो वहां पे क्या हो गया कि इस प्रकार से हमारा जो है क्या होता चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। अब एक एक करके बात करते हैं। इनको तीन नाम से जानते हैं। अब कई बच्चे कहेंगे सर हम तो थॉमसन मॉडल भूल जाते हैं, कभी थॉमसन मॉडल पढ़ाते हो, कभी डाल्टन मॉडल पढ़ाते हो, कभी रदरफोर्ड मॉडल पढ़ाओगे, कभी बोर मॉडल पढ़ाओगे। तो आपके लिए याद रखने के लिए थॉमसन में देखिए एम है, एम को जस्ट उल्टा कर दीजिए, यानी कि थॉमसन ने किसको दिया था। छोटी सी टेक्निक है लेकिन कई बार आपको याद करा देगी। वाटरमेलन, हमने थॉमसन में से क्या पकड़ा, एम को, और उसी को उल्टा कर दिया था, यानी कि वाटरमेलन। इन्होंने थॉमसन ने जो दिया था वो वाटरमेलन। तो सर रेजिन पुडिंग मॉडल क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल क्या है, ये एक ही तरीके के रेजिन जैसे खरबूजा होता है उसी टाइप का ये सब चीजें होती हैं। तो इन्होंने जो है अलग अलग जो वाटरमेलन जैसा चीज दिख रहा था उसको इन्होंने जो है मॉडल के रूप में दे दिया। अब देखो आप लोगों के लिए बिस्कुट रखा हूं, खाना मत यहाँ पे पढ़ना, ये काजू है, ये किशमिश है, ये पता नहीं क्या क्या चीजें से मिला के बनाया हुआ है, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, उस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि एटम का जो साइज होता है ना, ध्यान सुनिएगा, एटम का जो साइज होता है वो नियरली 10⁻⁻10 मीटर होता है। याद रखना कि एटम का जो साइज होता है नियरली किसके होता है, क्योंकि आगे क्वेश्चन आया हुआ था जेईई मेंस में कि फाइंड द रेडियस रेशियो ऑफ एटम एंड जो है न्यूक्लियस। तो मैं यहीं पे एक और बात बता देता हूं, न्यूक्लियस के साइज का जो होता है वो कितना हो जाता है, 10⁻⁻15 मीटर। दोनों बातें याद रखिएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास चार्ज याद रखना जरूरी है, उसी तरीके से इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, ये थॉमसन ने वैसे दिया नहीं था, लेकिन वहां पे हम लोगों ने कहा कि एन एटम एज अ स्फेरिकल से। अब आप लोग मन में सोच रहे हो कि सर इनकी ये बताइए कि एटम स्फेरिकल ही क्यों होता है, रेक्टेंगुलर क्यों नहीं होता है, या फिर क्यूब क्यों नहीं होता, या ट्रायंगुलर क्यों नहीं होता, या प्रिज्म जैसा क्यों नहीं होता, स्फेरिकल ही क्यों होता है, आप लोग मुझे बताइए। किसी के मन में अगर जो कुछ याद आ रहा हो सर इस कारण से, बेसिकली तीन रीजन होते हैं, ठीक है। पहला रीजन होता है कि छोटे से स्पेयर में मास जो है ज्यादा कवर कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है एप्लीकेशन होता है।
ठीक है। तीसरा, सरफेस टेंशन कम होता है, जिस कारण से ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सभी मैक्सिमम स्फेरिकल फॉर्म में पाया जाता है। 3 रीजन है बेसिकली। पहला है कि यानी कि स्फेरिकल में छोटे से एरिया में मास ज्यादा होता है, दूसरा सरफेस टेंशन कम होता है, और तीसरा सबको बराबर फोर्स लगता है। अगर मैं ट्रायंगुलर बना दूं या रेक्टेंगुलर बना दूं तो हो सकता है कि इस पोर्शन में ज्यादा फोर्स लगे और इस पोर्शन में कम लगे, और इधर जो है कम लगेगा, इधर ज्यादा लगेगा। इसी कारण से स्फेरिकल होगा तो सब में जो है क्या लगेगा, बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के कारण से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो क्या लगेगा, डिफरेंट लगेगा। बोलिए, समझ में आ गया क्यों स्फेरिकल होता है? ओके। ये बात याद रख लीजिएगा, मैं कई बार क्वेश्चन को दिखाऊंगा जब वहां पे पूछा जाएगा आपको। मैं बता रहा हूं, अगर आपने इस बात को याद रख लिया तो आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सपोज करो कि कोई कहता है कि एटम का साइज बताओ कितना होगा, तो आप सीधे सीधे ऑप्शन में देख सकते हो कि 10⁻⁻10 मीटर वाला जो होगा वही एटम का साइज होता है। दूसरा, यहाँ पे न्यूक्लियस का साइज जो होता है 10⁻⁻15 होता है। इसको एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं, इसको जो है क्या कह देंगे, यानी कि जो है जो है आप सीधे सीधे 10⁻15 मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके। पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर। मैंने जैसे कहा था कि पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। नेगेटिव चार्ज जो होगा लाइक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा, और वो क्या होगा, एम्बेडेड होगा। एम्बेडेड का मतलब होता है जैसे किसमिस फंसा हुआ है ना, उसी तरीके से जो है वो क्या होता है, एम्बेडेड होता है। कई बार हम लोग देखना जहाँ कहाँ पे कई चीज फंसा हो रहता है एम्बेडेड में, तो उसको हम लोग खींच खींच के निकाल के खा लेते हैं। जैसे मान लो इस केक वाले बिस्कुट में से हम लोग क्या करते हैं, किसी को अगर किसमिस पसंद हो तो किसमिस खींच के खा लेगा, ठीक है। किसी को अगर काजू पसंद होगा तो काजू खा लेगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि यूज करते हैं। खैर, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि थॉमसन ने क्या कहा कि वाटरमेलन मेथड दिया, और उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और नेगेटिव चार्ज जो होगा यानी कि सीड के जैसा एम्बेडेड होगा, और वो क्या हो जाएगा, ओवरऑल जो है न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बात याद रख सकते हैं, वो जो शेप होता है एटम का वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। वो आप लोग देख सकते हैं, मास ऑफ एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इट, यानी कि पूरा का पूरा जो है क्या हो जाएगा, मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऐसा नहीं कि किसी एक जगह होगा। बट आज के समय आप सभी को पता है मास कहां पाया जाता है एटम का, न्यूक्लियस में। इतनी सी तो बात कहां पाया जाता है, 11th में हो या 9th में? वेरी गुड, न्यूक्लियस में पाया जाता है। लेकिन उस समय के अनुसार से इन्होंने क्या कहा था कि जो है पूरा यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब ये थॉमसन मॉडल है, बेसिकली एक स्फीयर है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज जो है ये इस प्रकार से है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूं, ये सभी के सभी जो है ना स्टेबल थे, किस कारण से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। अब कहोगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रो से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और यानी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच में एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस कारण से ये जो एटम था वो ओवरऑल न्यूट्रल था, और इन्होंने कहा कि जो न्यूट्रॉन है प्रोटॉन के बीच बंधे हुए हैं, इसी कारण से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहे या प्रोटॉन बाहर नहीं निकल रहे। अब आप लोगों को पता होगा कि जब सेम चार्ज होते हैं तो क्या करता है, अट्रैक्ट या रिपेल? सेम चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे, और डिफरेंट चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। यहाँ पे भी देखिए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज मैटर, इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है। व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में जब फोर्स लगता है, इस फोर्स को हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। मैंने बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके ओवरऑल जो एटम था वो कैसा था, न्यूट्रल था, लेकिन इनकी कुछ कमियां थी। मैंने तो कहा कि मोस्ट ऑफ द चीजें जो है इनकी क्या थी, लिमिटेशन थी।
क्या लिमिटेशन थी? इन्होंने कहा नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट। जब बाद में एक्सपेरिमेंट हुआ तो इसकी कोई बात ही सही नहीं हुई, सिवाय एक की कि एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। बाकी सारी बातें जो है क्या हो गई, गलत हो गई। लेकिन फिर भी इन्होंने राज किया था 25 साल। हो सकते हो गलत बोला, लेकिन उनकी बात जो है 25 साल तक जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो इनकी सही माना गया था। खैर मैंने इसलिए बताया क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस चलना पड़ेगा। अब इनकी लिमिटेशन मैं पहले लिख देता हूं यहीं पे एक में जो है, ताकि कि आप सभी को पता लग सके। यहाँ पे मैं पहले मेरिट लिख देता हूं। इनकी 3-4 मेरिट थी। मेरिट्स दिखेगा नहीं व्हाइट कलर में बाद में। मेरिट ऑफ थॉमसन मॉडल। अच्छा, कहीं जे थॉमसन लिख दिया जाए, कहीं सर जे थॉमसन लिख दिया जाए, तो घबराना मत। अब इनको उपाधि दी जाएगी ना, सर जे थॉमसन, क्योंकि जो साइंटिस्ट लोग होते हैं जो कुछ भी चीज का डिस्कवर करते हैं, उनके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, सर का जो है यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अब हम पहला बात लिखते हैं, एटम्स आर न्यूट्रल। जो एटम्स थे अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल वो कैसा था, यानी कि न्यूट्रल था। मास ऑफ एटम यूनिफॉर्मली distributed over all the atom। यानी कि इसका पूरा का पूरा मास जो था वो पूरे एटम में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड था। इलेक्ट्रॉन्स आर embedded between the proton, यानी कि आप बिटवीन द मास कह दो, मास ऑफ एटम। मास के बीच में ये क्या था, फंसा हुआ था। ठीक है, इन्होंने यही बातें बेसिकली कही और इन्होंने 4th पॉइंट कहा, एटम्स in which force of electrostatic force of attraction work। Electrostatic force of attraction is act। ठीक है, तो ये दोनों बातें, लेकिन इन्होंने तरीका तो सही कहा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ जो है यहीं पे ये बात इनकी सही थी, बाकी इनकी बातें क्या थी, गलत थी। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल। कई जगह पे ड्रॉबैक लिखा रहे तो आप समझ जाना कि उसी का मतलब है, या कमेरिट डिमेरिट जो भी लिखा रहे। कई जगह आपको डिमेरिट भी लिखा रहे, डिमेरिट ऑफ थॉमसन मॉडल। पहला, मास इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल द एटम। Mass of atoms are not uniformly distributed। यानी कि उसका मास जो था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, दिस मॉडल इज नॉट स्टैटिक। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को कहीं फंसा दिया था,
जबकि इलेक्ट्रॉन आज क्या करता है, घूमता है, घूमता है कि नहीं ऑर्बिट में। Yes, sir. और इन्होंने कुछ भी नहीं कहा था इट कैन नॉट सेज अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इन्होंने इनके बारे में भी कुछ बातें नहीं कही थी, ये जो है इनकी क्या थी, लिमिटेशन थी। अब देखो, which of the following property of atom could be explained correctly by Thomson model of atom। इन्होंने कहा था कि ओवरऑल एटम जो है न्यूट्रल होगा, बिल्कुल कहा था। इन्होंने कहा था कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम, Option C, sir. हाँ, इन्होंने ये कह रहा है which of the following property of atom could be explained correctly by the Thomson model of atom। इन्होंने ओवरऑल न्यूट्रलिटी के एटम की बात कही थी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात इन्होंने नहीं कही थी। इन्होंने कहा था कि एटम न्यूट्रल होता है, कैसे स्टेबल होता है इसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, कि कैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा है या किस प्रकार से। स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन के बारे में भी नहीं कहा था। इन्होंने पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी, इसी कारण से उन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में नहीं कहा था। इसीलिए थॉमसन मॉडल में देखिएगा न्यूट्रॉन की जिक्र नहीं है, ठीक है। इसीलिए थॉमसन मॉडल में आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि क्यों नहीं है, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर्ड ही नहीं हुआ था, इसी कारण से उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में कुछ भी बातें नहीं कही। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब बताने जा रहे हैं, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने किसका डिस्कवर किया था, किन्हीं को पता है? इन्होंने बेसिकली न्यूक्लियस का डिस्कवर्ड किया था। इनके डिस्कवर्ड करने के बाद जो है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जान सा आ गया। बड़ा लाजवाब काम किया इन्होंने कि किसी के अंदर कैसे अरेंज है, कहां पे प्रोटॉन है, कहां पे न्यूट्रॉन है, कहां पे इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने इन सभी चीजों के बारे में बताया। बेसिकली रदरफोर्ड ने क्या किया, एटम को लिया और उसको फोड़ दिया और उसमें देखा न्यूक्लियस। जब हम किसी चीज को फोड़ते तो अंदर न्यूक्लियस निकलता है कि नहीं निकलता है। सिमिलर टाइप से इन्होंने भी ऐसे ही किया। खैर आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं कि रदरफोर्ड ने एटम को फोड़ा और फोड़ के क्या निकाल लिया, न्यूक्लियस निकाल लिया। इसीलिए इसका जो डिस्कवर्ड है वो किस पे जाता है, यानी कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को जो है इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था रदरफोर्ड ने। कैसे किया आपको मैं समझाता हूं, पहले थोड़ा सा एक मॉडल देखिए, यानी कि इस प्रकार से यहां पे था। मैं आपको इस चीज को समझाने के लिए एक छोटा सा डायग्राम मैं बनाता हूं, ताकि कि आप लोगों को समझ में आ सके। ये इन्होंने क्या लिया, एक डिटेक्टर लिया। क्या हो रहा है, ये हमारे डिटेक्टर को तो लकवा मार दे रहा है। वो ये तो छोटे ही बन गया। ओके, अब थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा, अब आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। ओहो, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा क्या है, डिटेक्टर। हाँ, अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा लग रहा होगा, भी और भी लगाएंगे। यहाँ पे हमने अल्फा सोर्स पार्टिकल लिया, यहाँ पे गोल्ड बना दें। अब आप लोग गोल्ड चुरा मत लीजिएगा, तो सर हम तो हिमाचल वाले हैं, दरिया दिल वाले, हम इन सब चीजों में नहीं पड़ते। यहाँ पे एक स्लीट ले लेते हैं, समझाएंगे कि कैसे स्लीट लिया, कैसे क्या चीजें ली, क्या किसका फंक्शन होता है, एक एक करके हम लोग जो है बात करेंगे। और यहाँ पे फिर से अल्फा सोर्स पार्टिकल ले लिए।
आप लोग समझ जाइएगा कि ये क्या है, अल्फा सोर्स पार्टिकल। रे निकलेगा यहां से, पास हो गया, ठीक है। ये क्या है, अल्फा सोर्स पार्टिकल है। अल्फा सोर्स किसे कहते हैं, अल्फा किसे कहते हैं, H plus plus He plus एच plus ई प्लस प्लस को, यानी कि हीलियम प्लस प्लस को। और ये होता है स्लीट, और ये होता है गोल्ड फाइल, सोने का परत। और इस पे हमने क्या कर दिया, कोटिंग कर दिया, किसका, जिंक। फ्लोरो सेंट मटेरियल का, ठीक है। बढ़िया से पेंटिंग होता है, मैंने पेंटिंग अब उस तरह से नहीं करूंगा। यहाँ पे फ्लोरो सेंट मटेरियल, और फ्लोरोसेंट मटेरियल किसका यूज किया जाता है, ZnS का। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर ये फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है, तो आप लोगों को मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कहोगे सर हम लोगों ने नहीं देखा, देखा है किसी ने, नो सर। चलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने देखा है कि लिखा होगा रोड के ऊपर पे, ज्यादा ऊपर नहीं, मतलब जो बोर्ड लगे रहते हैं कि बिलासपुर 50 किलोमीटर, यस सर। शिमला 4 किलोमीटर लगा है, ऐसे कुछ लिखा रहता है अलग अलग जगह, मैं अंदाज में बता रहा हूँ। लेकिन आप लोग ने कभी सोचा कि इसमें लाइट लगी रहती है क्या, नो सर। ये दिखता है कि नहीं दिखता है, जरा सा लाइट पड़ता है तो वहां पे देखिएगा पूरा क्लीन दिखता है। तो सेम वैसे ही होता है कि जैसे इस पे लाइट पड़ेगी तो ये क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। ओके, अब ये तो समझ में आ गया कि अगर आप लोगों ने और भी देखा होगा, रोड के पेड़ पे जो है ना क्या लगाया जाता है, रेड कलर का स्टिकर लगाया जाता है, यस सर। ये क्या है, फ्लोरोसेंट है। तो अच्छा, कई बच्चे कहते हैं कि सर वो रेडियम होता है, रेडियम बहुत महंगा होता है, रेडियम हम यूज नहीं कर सकते। अगर जब वो रेडियम होता तो कोई चोरी करके ले जाता और उसको पता है कितने लाखों रुपए में बेच देता उतनी सही स्टिक को। वो क्या होता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल, यानी कि जिंक सल्फाइड होता है, तो वो होता है। हाँ, रेडियम चमकता है, ऐसा नहीं कि नहीं चमकता है, लेकिन वो इतना महंगा होता है, 30-40 करोड़ का 1 किलो आएगा। अब 30-40 करोड़ का 1 केजी आएगा, तो सोच सकते हो कि वो क्या करेंगे, लोग जो है चोरी कर लेंगे, इसीलिए हम लोग जो है यूज नहीं करते। ओके, अब यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पे हीलियम जो पार्टिकल होता है वो He++ होता है। अच्छा, कोई ये नहीं कहना कि सर हवा में कैसे लटक रहा है, इसको स्टैंड बाय स्टैंड लगाया गया है, मैं यहाँ पे बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे He++, यहाँ भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज करते हैं। खास करके हम लोग जो है पोलोनियम का यूज करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में एक बात बताना भूल गया, अभी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे रिएक्शन जो होता है ना, वो कैसा होता है कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, यहाँ पे बेरिलियम, तो बेरिलियम 4 और 9 होता है प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या है, अल्फा सोर्स, यानी कि He, और हमारे पास ये कितना हो जाता है 2 and 4 and +2, और ये जो बनता है क्या बन जाता है, कार्बन C612, और साथ में एक न्यूट्रॉन बन जाता है, और यही जो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ओके, चलिए, ये एक रिएक्शन था, मैंने लिख दिया। अब हम बात करते हैं आगे, यानी कि थॉमसन रदरफोर्ड मॉडल की हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने अल्फा सोर्स पार्टिकल लिया। अब कोई बच्चा मन में पूछ रहा होगा कि सर अल्फा पार्टिकल ही क्यों ले रहे हो, बीटा गामा क्यों नहीं ले रहे हो। बीटा गामा ना गोल्ड फॉयल से सीधे सीधे पास हो जाएगा। कहोगे कैसे सर, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझाने का प्रयास करता हूँ। बुलेट को अगर जब मारोगे हाथ से तो क्या होगा, हाथ में होल करते हुए जाएगा, यस सर। लेकिन मैं लाइट को मारूंगा तो क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा, लेकिन क्या दर्द होता है क्या, नो सर। इसी टेक्निक का आजकल हम लोग बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, ऑपरेशन भी करते हैं, लेजर टेक्निक का यूज करते हैं, इन्हीं सब चीजों का यूज करते हैं। सेम केस यहाँ भी हुआ कि अगर आपने बीटा एंड गामा लेते तो गोल्ड फॉयल को सीधे सीधे पार कर जाता है, यानी कि बिना कुछ डेविएशन होते। इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे जो है
क्या यूज किया, अल्फा पार्टिकल, थोड़ा भारी पार्टिकल है। गोल्ड और लाइट, जैसे मैंने कहा बुलेट और जो लाइट में जो है तो बुलेट का मास क्या होता है, ज्यादा होता है। अब जैसे यहां से निकला ये पार्टिकल, ये क्या होगा, गोल्ड पे जाके टकरा गया। अब जैसे ही गोल्ड पे टकराया, मोस्ट ऑफ द जो रेस था वो इसी डायरेक्शन में आपको देखने के लिए मिला। लेकिन मैक्सिमम तो सीधे सीधे पास हो रहे थे, लेकिन कुछ जो रेंज था, जैसे होता है ना कि कितना जो है किस में पाया जा रहा है, इधर पाया, लेकिन कुछ जो है ना इस डायरेक्शन में भी डेविएट कर रहे थे, और एक जो है ना 180 डिग्री पे रिटर्न हो जा रहा था। अब आपके मन में आएगा, ठीक है सर मुझे समझ में आ गया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज करते हैं अल्फा पार्टिकल को जनरेट करने के लिए। अब आप मुझे ये बताओ सर कि स्लिट का यूज क्यों करते हो। तो स्लिट का बेसिकली इसलिए यूज करते हैं ताकि कि इसमें ना प्रिसाइज मैनर में अल्फा पार्टिकल जा सके। ओके सर, प्रिसाइज मैनर का मतलब क्या हुआ, यानी कि एक सिस्टमैटिक अरेंज तरीके से जाए। तो सर अगर अरेंज ना जाता तो क्या होता, तो हो सकता था कि यहाँ जहां जहां टकराता वहां ग्लो करने लगता, जहां जहां टकरा रहा है वहां ग्लो करने लगता, और यहीं पे जो है आपका क्या करता, ग्लो करता। अब मान लो हर जगह टकराता तो आपको कैसे पता लगेगा, पता लगता क्या कि किधर से लाइट आ रही है, नहीं आ रही है, कौन सा चमक रहा है। इसीलिए हमने क्या करा कि प्रिसाइज मैनर में जो है लाइट को पास कराएगा। ओके, अब ये तो समझ में आ गया कि सर ठीक है, यहाँ से कोई रियल एग्जांपल के साथ समझाओ सर। तो मैं रियल एग्जांपल के साथ समझाने का प्रयास करता हूं। अगर मान लो कई जगह पे देखिएगा कि आपको ना लाइन में जाने के लिए कहा जाता है, खास करके जैसे आप लोग स्कूल में जाते होंगे, 15 अगस्त के दिन अभी हाल में बनाया होगा, तो लाइन में कहा गया होगा कि जो है परेड कीजिए। ऐसा कहा कि फील्ड में जो है रैंडम घूमिए जाके, जो है कोई दाएं मुड़ कोई बाएं मुड़ जाके जो है करने लगो, ऐसा तो नहीं कहा होगा। सबको क्या करा होगा, बिल्कुल लाइन में लगाया गया होगा। इससे क्या होता है, सिस्टमैटिक मैनर का पता लगता है। और अगर ऐसा कह देता कि पूरे फील्ड पे जो है 50 बच्चे जो है भटको और कहते हैं कि दाएं मुड़, तो कोई दाएं मुड़ता, कोई किस डायरेक्शन में होता, किसका दाया कब होता, किसका बाया कब होता, पता नहीं लगता। इसीलिए यहाँ पे हम लोग स्लेट का यूज करते हैं ताकि कि प्रिसाइज मैनर में जाए। अच्छा, कोई कहेगा कि सर ये इतना बड़ा लाइन है, ये मैंने डायरेक्शन दिखाया है सिर्फ कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, वो बहुत सारे निकलते रहते हैं पर सेकंड, जो लाखों करोड़ों निकलते हैं। हमने एक दर्शाने के लिए ऐसा बनाया है। ओके, अब आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि सर ठीक है, यहाँ स्लिट आपने अल्फा पार्टिकल यहाँ पे जनरेट कर लिया, स्लिट से एक प्रिसाइज मैनर में पास कराया, यहाँ पे जो टकरा रहा होगा इधर पास नहीं हो रहा होगा, सिर्फ इसी जो है होल से या नैरो से रास्ते से जो जाएगा गोल्ड फॉइल पे टकराएगा। मुझे ये बताओ सर गोल्ड फॉइल क्यों यूज किया, पिछली बार आपने बेरिलियम यूज कर लिया था, इस बार आपने गोल्ड फॉइल यूज कर लिया। लोगों के मन में भी आ रहा होगा, हाँ सर गोल्ड फॉइल क्यों यूज किया। पिछली बार हमें क्या करना था कि उसको तोड़ना था, इस बार इसको तोड़ना नहीं है। ठीक है, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो उस कॉन्सेप्ट पे आप लोग मत जाइए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने क्या करा कि गोल्ड का जो मास होता है ना 168 के आसपास होता है, 167.88 होता है, हम इसको जो है 168 ले लिए। अब इतना मास होगा, अल्फा का मास कितना होगा, 4 होगा। अब मुझे बताओ कि मैं दीवार पे बॉल मारूंगा तो दीवार से पार होते हुए बॉल पास हो जाएगा या रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न। यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास इन अ स्ट्रेट लाइन। मैक्सिमम जो रेस थी वो सीधे सीधे पास हो गई। क्योंकि सर ऐसा कैसे हो गया, हमने तो पूरा एकदम जो है गोल्ड को जो है कहीं होल तो किया नहीं था। एक्चुअली मैं अगर जब नए पेज में समझाने का प्रयास करूं तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। मान लो ये एटम है, ठीक है, ये एटम है और ये न्यूक्लियस है। यहां से मैंने अल्फा पार्टिकल पास कराया, अगर ये खाली जगह होगा तो सीधे सीधे पास हो जाएगा, ये भी खाली जगह होगा तो सीधे सीधे पास हो जाएगा। बोलिए। यस सर। और इन्होंने देखा कि यहाँ पे ना जैसे पास, ये भी जो थोड़ा सा नीचे बना देते हैं, जब ये यहां से पास हो रहा था, जब टच हुआ तो ये कुछ इस डायरेक्शन में चले गया।
अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये टकराने के बाद ऐसा क्यों हो गया? किसी के मन में आ रहा है? नो ये यहाँ से गया और वापस यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूं कि आखिर क्यों जो है ये इधर टकराने के बाद इधर चले गया। हमने ये क्या ले लिया है? एटम ले लिया है। ये जो सर्कुलर है वो क्या है? एटम है। और ये जो है क्या है? अल्फा रेज है या अल्फा पार्टिकल्स है। ओके, अब हुआ यूं कि जो खाली जगह है, मान लीजिए कि आप लोगों के लिए मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। आप लोग कभी मेला गए हैं? मेला मेला यस सर। हाँ, जैसे अभी तो नहीं गए होंगे, दशहरा मेला आने वाला है तो आप वहां पे चले जाइएगा। वहां पे देखिएगा बैलून फोड़ने वाला जो है बंदूक लगा के रखता है फोड़ने के लिए। अब जैसे ही मान लो हम लोग क्या करते हैं कि जिनको पक्का निशाना साधना होगा तो देखिएगा वहां पे क्या होता है, कुछ कॉइन लगे होते हैं, कुछ में जो है हाथी लगा रहता है, कुछ में घोड़ा लगा रहता है, पता नहीं क्या क्या लगा रहता है। ठीक है, अगर किसी ने मारा, अगर जब टकरा गया तो रिटर्न हो जाएगा, और अगर जब बगल से पास हो गया तो क्योंकि पूरा वैकेंट है, इस प्रकार से पास हो जाएगा। ना समझ में आया तो एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, इस बार तो जरूर समझ में आएगा। मान लीजिए कि मैंने रुई की गठरी ली और बीच में जो है लोहे का बॉब रख दिया। पूरा लोहे का जो है क्या है? रुई की गठरी है। ठीक है, अब जब मान लो कि मैं इधर से बंदूक चलाऊंगा तो पास होगा या नहीं होगा? सर। मैं इधर से चलाऊंगा तो इधर से पास होगा कि नहीं होगा? और जब ये इससे टकराएगा तो इससे क्या हो जाएगा? यहाँ पे चले जाएगा, होगा कि नहीं बोलिए? और बीच में चलाइएगा तो कभी सीधे होके गोली मत चलाइएगा। लोहे पे कभी भी सीधे होके गोली नहीं चलाना चाहिए, और नहीं तो फिर है से था में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग होशियार है, सीधे सीधे गोली मत चलाइए, क्या पता रीबाउंस हो जाए। खैर, अब ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर इम्पटी स्पेस होगा तो जो है रेस क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके मन में एक दुविधा आ रही होगी कि सर मुझे ये बताइए कि ऊपर की ओर ही क्यों भागा? ऐसे भी तो भगा सकते थे, ऐसे भी तो भगा सकते थे। यस सर। यस सर। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि आपने ऊपर ही और क्यों भगाया? एक्चुअली इसका रीजन क्या था कि He++ था, ये अल्फा पार्टिकल था। यस सर। और यहाँ पे न्यूक्लियस पे भी चार्ज कैसा था? पॉजिटिव। अब मुझे बताइए, पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? इसी कारण से इसको क्या करा? ऊपर की ओर भगा दिया। ठीक है, और इसको नीचे की ओर भगा दिया। ठीक है, लेकिन अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर टकराने के बाद रिटर्न क्यों हो गया? जब इस पे पॉजिटिव है, इस पे जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आया तो इसके पास भगाने के लिए कहीं रास्ता ही नहीं है, तो ये थोड़ा देर पहले आने के बाद ही रिटर्न हो जाता है, इसे टकराता नहीं है। कोई कहे कि क्या न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल टकराता है? तो नहीं, वो जस्ट उसके पास जाते ही यहां से, क्योंकि मोमेंटम से जा रहा है, क्योंकि आप किसी चीज को स्पीड से फेंक रहे हो वो तो जाएगा। लेकिन जब न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव में रिपल्सन होंगे तो क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। जैसे कई बार देखे होंगे, कई लोग जो है, जैसे मान लो कि स्कूल में जब जाते हैं, कोई आप लोगों के सर जो है बहुत ज्यादा डांटते होंगे या जिनसे डर लगता होगा, आप लोग जैसे तनतनाते हुए क्लास से निकलेंगे कि सर के पास जा रहा हूं, और सामने में सच में सर आ जाए तो कैसे हो जाता है? तुरंत रिटर्न हो जाता है। सेम यहाँ पे भी इसके साथ होता है। ये जाता तो बहुत स्पीड से है, लेकिन सामने क्या मिल जाता है? पॉजिटिव, तो फिर से वो बैक हो जाता है, यानी कि इस कारण से ये बैक हो जाता है। कितने पार्टिकल में रिटर्न होता है? तो याद रखिएगा 20,000 पार्टिकल में एक पार्टिकल 180 डिग्री पे रिबाउंस करता है। ध्यान रखना, फिर से क्या होता है कि 20,000 पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल जो है 180 डिग्री पे जो है रिटर्न करता है। बाकी सभी के सभी क्या हो जाते हैं? यानी कि या तो स्पेस में वैकेंट है, तो यानी कि यहां से जो है पास हो जाते हैं। अब देखो रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला।
उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पासेस इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है कि मैक्सिमम पोर्शन खाली होगा तभी तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अगर भरा रहता तो क्या स्ट्रेट लाइन में जाता? नो सर। इसी कारण से उन्होंने कहा कि एटम जो होते हैं उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होते हैं? वैकेंट होते हैं। दूसरा उन्होंने बात कहा कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है, इस कारण से यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट करता है। उन्होंने तीसरा कंक्लूजन कहा कि जो भी मास है वो सिर्फ और सिर्फ छोटे से पार्ट में है, और उस पार्ट को इन्होंने क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियस दे दिया, कि इसी पार्ट में जो है रिफ्लेक्ट हो रहा था। अब एक बच्चा मेरे से पूछा कि सर आपको कैसे पता इतने से ही पार्ट में होगा? हमने यहाँ पे क्या लगा है? स्क्रीन। यहीं पे देखेंगे कि कितने जगह पे डेविएट हो रहा है, इसी कारण से हम लोग जो है पता करेंगे। वापस देखिए यहाँ पे, अब देखो यहाँ से जैसे पास हो रहा था, यानी कि जैसे पास होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द लेयर जो है यहाँ पे पास हो जा रहा है। इसका ज्यादा अच्छे जो है, अच्छा ये डिटेक्टिव लेयर है। ठीक है, यानी कि क्या है, डिटेक्टिव लेयर जैसे पकड़ा यहाँ पे टकराएगा तो आपको पता लगेगा। आपको देखिए यहाँ पे ज्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगी। देखो यहाँ से मैंने अल्फा सोर्स पार्टिकल लिया और यहाँ पे टकराना शुरू कर दिया। मोस्ट ऑफ द रेज वो कहाँ जा रहा है? सीधा सीधा चले जा रहा है। इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा। एक बच्चा मुझसे पूछा कि सर गोल्ड में तो छेद किए नहीं तो कहाँ से स्पेस हो जाएगा? इसीलिए मैंने कहा था बेटा पतला लेना, और ये जो गोल्ड फॉइल का जो साइज होता है वो 10 to the power -3 mm होता है। इतना पतला। अब इतना पतला होता है कि जरा सा हवा चल जाए तो फट जाए। सोच सकते हो, एकदम बिल्कुल एकदम धीमे धीमे भी अगर जो नाक का सांस भी रखोगे तो फट जाएगा, इतना पतला होता है। कहोगे सर अगर मोटा ले लेते तो क्या होता? तब यहाँ से अल्फा पार्टिकल जाता, हो सकता है कि दूसरे लेयर से टकरा जाए। हमने प्रयास किया कि मिनिमम 1 या 2 लेयर रहे अंदर एटम पे। अब जब 1-2 लेयर रहेगा तो मैक्सिमम रेस पास हो जाएंगे। अगर जब आप मोटा ले लोगे तो यानी कि गोल्ड से पास करोगे तो रेस पास नहीं होगी, क्योंकि वो टकराएंगे और वो वापस आ जाएंगे। जब आप सिंगल लेयर लोगे तो यानी कि क्या हो जाएंगी? पास हो जाएंगे। अब जब यहाँ से क्या करा कि इन्होंने जो मोस्ट ऑफ द रेस जो है वो क्या हो गई? पास हो गई। और जब मोस्ट ऑफ द रेस पास हो गई, यहाँ से हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो है मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है? वैकेंट है, लेकिन कुछ जो है सब एंगल पे डिवेट हो रहे हैं, और इसमें से एक जो है एंगल क्या हो रहा है? 180 पे डिफ्लेक्ट हो रहा है। बोले यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये ज्यादा आपको क्लियरिटी दे रहा है, तो यानी कि इस प्रकार से जहां जहां टकरा रहा है वहां रिटर्न हो रहा है। बाकी चीजें जो है उन्होंने क्या कह दिया? न्यूक्लियस कह दिया। ओके, यस सर। यस।